ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 52। इमरान मुख्तसर तौर पर मेरे अहल खाना को बता चुका था कि सेठ सराज के साथी मेरी किस तरह की टेंशन शुरू हुई थी और इस टेंशन की वजह से मेरा कुछ अरसे से घर दूर रहना बहुत ज़रूरी था। अहल खाना इमरान की हर वजाहत से मुतमिन नज़र आते थे। वो वाकई हर किसी को कायल कर लेता था। रुखसत होने से पहले मेरी बहन फरा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और नमनाक आंखों से बोली, भाई पिछले माह बाजी सरवत का एक खत आया था। इस लिफाफे पर भेजने वाले का अधूरा सा एड्रेस लिखा हुआ था और यकीनन वो भी फर्जी था। बाजी ने अपनी मजबूरियां लिखी थी और वो हालात लिखे थे जिनकी वजह से इन्हें अचानक जाना पड़ा। इस लिफाफे में एक खत आपके नाम भी था। फरा ने मुट्ठी में दबा हुआ एक तयशुदा कागज मुझे थमा दिया। मेरी रगों में लहू सनसना उठा। मैंने खोल कर देखा। ये सरवत की जानी पहचानी तहरीर थी। बेसाख्ता मेरी निगाहें अल्फाज पर फिसलने लगी। सरवत ने लिखा था, अस्सलामुअलैकुम ताबी, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत बड़ा दुख देकर गई हूँ। बगैर तुम्हें बताए, बगैर अलविदा कहे हमेशा के लिए छोड़ गई हूँ। इस दुख के लिए तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी मोहब्बत है तो इस मोहब्बत के सिले में मुझे माफ़ कर देना। मेरे पास में कुछ नहीं था ताबिश। मैं वही कर सकती थी जो मैंने किया और नासिर भाई भी वही कर सकते थे जो उन्होंने किया। मेरी बदनामी के इश्तिहारों ने हम सब के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। यहाँ भाई ने मेरे लिए लड़का ढूंढ लिया है। उसका नाम यूसुफ है, रावलपिंडी का रहने वाला है। हमारी एंगेजमेंट हो गई है। वो बहुत सादा मिजाज और दिल का साफ है। मैं डरती हूँ कि मुझे उसके साथ झूठ की ज़िंदगी न गुजारना पड़े, लेकिन मैं जिन हालात से गुजरी हूँ वो इतनी संगीन है कि मैं इनके बारे में यूसुफ को बता भी नहीं सकती। बहरहाल कोई अच्छा वक्त आया तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत बता भी दूँ। फिलवक्त खुदा से दुआ करती हूँ कि वो मुझे से नए रास्ते पर चलने का हौसला और हिम्मत मुझे अता करे। मैं जानती हूँ ताबी अभी तुम्हारे ज़ख्म हरे हैं, बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, लेकिन वक्त बहुत बड़ा मरहम है। जल्दी दुख की यह शिद्दत बरकरार नहीं रहेगी और फिर देखना ज़िंदगी खुद ही जीने का रास्ता ढूंढ लेगी। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी ज़िंदगी में कोई बहुत बहुत खूबसूरत और अच्छी लड़की आएगी। वो मुझसे कहीं बढ़कर तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हारे सारे दुख अपनी पलकों से चुन लेगी। मैंने तुम्हारे लिए अल्लाह से रो रो कर मांगा है और सब कहते हैं कि वो टूटे हुए दिलों की दुआ सुनता है। जो कुछ हुआ उसे तकदीर का लिखा समझकर कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। ताबिश मेरी वापसी की आस न रखना और ना मुझ बदकिस्मत को ढूंढने की कोशिश करना, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं। आज के बाद हम एक दूसरे को बस अपनी नेक तमन्नाओं में याद रखेंगे। खुदा हाफिज। हम लाल कोठियों में 3 दिन मजीद रहे। इस दौरान में इमरान काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका था। यूँ लगता था कि सलीम की मौत का दुख वो पी गया है। मैडम सफूरा ने नादिया से भी हम तीनों की मुलाकात करवा दी थी। इस मुलाकात में नादिया ने तो हरगिज़ तस्लीम नहीं किया कि वो सलीम के कत्ल की जिम्मेदार है। ताहम उसने इस बात पर माजरत ज़रूर की थी कि इसकी वजह से सलीम नागहानी मौत का शिकार हुआ। एक मौका पर उसने यहाँ तक कह दिया कि इमरान उसे सलीम की मौत का जिम्मेदार समझता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज करा दे। वो पुलिस तफ्तीश में पूरा तावन करेगी और इस सिलसिले में ज़रा सा रंज भी दिल में नहीं रखेगी। जाहिर था ये सब मुँह ज़बानी बातें थी और ये बातें भी वो यकीनन मैडम सफूरा की हदायत के मुताबिक कह रही थी। आखिर में वो बोली, जो गलती मुझसे हुई मैं इसको बिल्कुल तस्लीम करती हूँ और इसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़कर भी माफ़ी मांगती हूँ।
میرے کہنے پر سلیم کو مارا پیٹا گیا تھا اور یہ خاصی سخت مار پیٹ تھی۔ دراصل میرا رویہ سلیم کے ساتھ کوئی خاص نہیں تھا۔ میں اپنے ملازموں کو ویسے بہت خوش رکھتی ہوں، مگر ان کی دھوکہ دہی مجھے ہمیشہ تکلیف دیتی ہے اور میں چڑ رہی ہوں۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، مگر یہ نہیں، بس جو کچھ ہوا اسی وجہ سے ہوا۔ اس ملاقات میں عمران کا رویہ خاصا نرم رہا۔ اس نے نارمل انداز میں دونوں بہنوں سے باتیں کی۔ اگلے 3 روز میں حالات کافی معمول پر آ گئے۔ میڈم صفورہ کو اندیشہ تھا کہ اس دوران میں شاید صدیقی بھی لال کوٹھیوں کا چکر لگائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ قدرتی طور پر ایسے حالات ہوئے تھے کہ صدیقی کا دھیان پلاسٹک بدھا کی چوری کے سلسلے میں مکمل طور پر ایک دوسری پارٹی کی طرف چلا گیا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو لاہور میں بھی اسے پریشان کرتے رہے تھے۔ یہ کون تھے، ان کی تعداد کیا تھی، ان کا رویہ کیسا تھا، اس بارے میں ابھی میڈم اور عمران کو بھی کچھ زیادہ معلوم نہیں تھا۔ اقبال کے زخموں کی حالت کافی اچھی تھی۔ میڈم چاہتی تھی کہ اب ہم لال کوٹھیوں سے کہیں اور منتقل ہو جائیں۔ وہ ہمیں رہائش وغیرہ کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے لیے تیار تھی، مگر عمران کا ارادہ واپس اپنے 10 مرلے کے مکان میں جانے کا تھا جو راوی روڈ پر تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے وہاں زیادہ اطمینان و سکون کے لمحات میسر ہوں گے۔ اس روز رات کو ہم لال کوٹھیوں سے واپس راوی روڈ کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ جانے سے پہلے میڈم صفورہ نے بڑی گرم جوشی سے ہمیں الوداعی ڈنر دیا۔ اس میں نادیہ اور سیر سراج بھی موجود تھے۔ سیر سراج کی صورت مجھے ہمیشہ اعصابی تناؤ میں مبتلا کر دیتی تھی۔ وہ ایک عیاش نودولتیہ تھا۔ ہڑپہ میں زلیخا کے ساتھ اس کا ناجائز تعلق اب ہمارے لیے کوئی ٹکی چھپی بات نہیں تھی، اور یہ تو فقط ایک مثال تھی۔ ایسی نہ جانے کتنی مثالیں اس کے کھاتے میں موجود تھی۔ ایسے باپ کا بیٹا واجی جیسا بھی ہو سکتا تھا۔ اس الوداعی ڈنر میں میں نے پہلی بار نادیہ کو ہوش میں دیکھا۔ اس نے ڈرنک نہیں کی تھی، اس کا لباس بھی بیہودہ نہیں تھا۔ وہ عمران کے ساتھ لگاوٹ سے باتیں کرتی رہی۔ ہم راوی روڈ پر واپس آ گئے۔ میں عمران کو ثروت کے خط کے بارے میں 3 روز پہلے بتا چکا تھا۔ عمران نے بھی خط پڑھا تھا اور اس کی سطروں میں کروٹ لیتے ہوئے بے پناہ درد کو محسوس کیا تھا۔ درحقیقت اس خط کو پڑھنے کے بعد میرے اندر ثروت کو ڈھونڈنے اور اس تک پہنچنے کا ارادہ مزید مضبوط ہوا تھا۔ عمران کے احساسات بھی ایسے ہی تھے۔ میں ثروت کے خط کو درجنوں بار پڑھ چکا تھا اور ہر بار خط مجھے ماضی کے دھندلکے میں لے گیا تھا، جہاں لاہور کے گلی کوچے، سبزہ زار اور ریستوران ہماری محبت کے گواہ تھے۔ ہم ایک دوسرے کی دید کی گھڑیاں گن کر گزارتے تھے۔ محبت کا موسم خوش رنگ تہوار اور ملن کے دیگر مواقع محبت کے زینوں جیسے تھے۔ ہم ان زینوں پر پاؤں دھرتے اور اوپر اٹھتے جا رہے تھے۔ ہماری باقاعدہ منگنی تو نہیں ہوئی تھی، مگر ایک عید کے موقع پر بات پکی ہو گئی تھی۔ نشانی کے طور پر انگوٹھی وغیرہ بھی پہنائی گئی تھی۔ اندازاً 2.5 سال بعد شادی طے ہوئی تھی۔ اس وقت میں نے ثروت کو گن کر بتایا تھا کہ 2.5 سال میں تقریباً 128 ہفتے ہوتے ہیں، یعنی ہماری شادی کو قریباً 128 ہفتے بعد ہوگی۔ اب یہ ہفتوں کی بات ہے۔ یہ بات ثروت کو دلچسپ لگی تھی۔ پھر ایک موقع پر میں نے اس کی ایک فائل دیکھی تو اس میں ایک صفحے پر بہت سی سرخ لکیریں لگی ہوئی تھیں۔ ان میں سے کچھ سرخ لکیروں کو سبز بال پوائنٹ سے کاٹا گیا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ ہنس کر دوری ہونے لگی۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ یہ 128 ہفتوں کی لکیریں ہیں۔ ہر ہفتہ گزرنے کے بعد ایک لکیر کاٹ دیتی ہوں۔ اب صرف 55 لکیریں باقی رہ گئی ہیں۔ ہاں، وہ ایسی ہی محبت بھری دیوانگی کے دن تھے۔ ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہماری شادی کا درمیانی وقت ایک دن بانپ بن کر اڑ جائے اور ہم ملن کی گھڑی کو اپنے روبرو دیکھیں۔ وقت بانپ بن کر تو نہیں اڑا تھا، مگر پل پل سرکتا رہا تھا اور ہم اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ پھر وہ سب کچھ ہوا جس کی توقع کسی کو نہیں تھی۔ چاند و باشوں نے اپنے شر کی چنگاریوں سے ایک ہستی بستی، خوشبودار بستی کو جلا کر راکھ کر ڈالا تھا۔ سرخ لکیریں جو کوئی بڑے شوق کے ساتھ سبز روشنائی سے کاٹتا تھا، کینسر کے جرثوموں کی طرح ایک دم بڑھتی چلی گئی اور اب
इंतजार के कागज पर जुदाई की सुर्खी के सिवा कुछ बाकी नहीं बचा था। अब तक का वक्त मैंने पता नहीं कैसे गुजार लिया था, मगर अब जबकि मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया था और इमरान वीज़े के असूल की तैयारी कर रहा था, एकदम ही मेरी अंदरूनी बेकरारी बढ़ने लगी। मैं चाहता था कि यह दरमियानी मरहल जल्द से जल्द तय हो और मैं सरवत की तलाश में फ्रैंकफर्ट पहुंच जाऊं। इमरान के हाथ की चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। इसके बावजूद वो शाम को सर्कस चला गया। मैं भी उसके साथ था। इमरान ने मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने का मुजाहरा किया और सैकड़ों अफराद से दाद वसूल की। शाहीन के साथ इमरान की मुलाकात भी दिलचस्प थी। दोनों में ज़बरदस्त नोक झोंक हुई। शाहीन को शिकवा था कि इमरान इतने रोज़ उसे बताए बगैर गायब रहा है, उसका सेल फोन भी बंद रहा है। इमरान ने एक बार फिर बेपर्ची उड़ाई। तुम्हें बताया तो था डार्लिंग कि रीमा जी की पेशकश को ठुकराना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उन्होंने इतनी मोहब्बत से अपने साथ काम करने की ऑफर की थी कि अगर मेरी उम्र 80-90 साल की भी होती तो भी एक बार ज़रूर मैं सरगर्म हो जाता। अपने साथ काम करने की पेशकश से तुम्हारी क्या मुराद है? वही फिल्म का काम। फिल्म अंधी लड़की में मेरा रोल काफ़ी अहम है। डुप्लीकेट के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। एबटाबाद में 7-8 रोज़ शूटिंग हुई है। अब लाहौर में रीमा जी के घर पर 8-10 रोज़ का स्पेशल है। रीमा जी तो कहती हैं कि मैं शूटिंग के दौरान ही इनके घर ही रह लूँ। आने जाने में जो वक्त खर्च होता है वो बचेगा। लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। इमरान ने मशवरा तलब नज़रों से शाहीन को देखा। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? शाहीन ने तंज़िया अंदाज में पूछा। फिल्म के हीरो साहब जो काफ़ी बुजुर्ग हैं, पहले ही मुझसे कुछ प्रखार रखते हैं। अगर मैं मुश्किल तौर पर रीमा जी का 5 स्टार मेहमान बन गया तो वो गुस्से से फिल्म छोड़ देंगे। इसके बाद मुझे पता नहीं क्या होगा। रीमा जी कहेंगी कि मैं ही उसकी जगह हीरो के तौर पर काम करूं, मगर ये काम इतना आसान नहीं है। स्क्रिप्ट के मुताबिक आधी फिल्म में तो रीमा जी को मोटरसाइकिल पर हीरो के पीछे बैठे रहना है और जिस तरह से चिपक कर बैठती अल्लाह माफी, ऊपर से ब्रेकें लगाने की मुसीबत। तुम्हें तो पता ही है कि ब्रेकें लगाने से मेरी बात समझ रही हो ना। मैं तो परसों एबटाबाद में इसी वजह से एक्सीडेंट कर बैठा हूँ। वो कैसे? असिस्टेंट अब्बास ने मुस्कुराते हुए पूछा। शाहीन शर्म से सुर्ख हो रही थी। मैं हीरो साहब के डुप्लीकेट के तौर पर मोटरसाइकिल चला रहा था। रीमा जी मेरे पीछे बैठी हुई थी। हम सड़क पर जा रहे थे कि अचानक आगे एक गधी आ गई। मैंने इसे डरते हुए ब्रेक नहीं लगाए कि रीमा जी अकब से मेरे साथ चिमट जाएंगी, मगर जो कुछ हुआ वो ज़्यादा बुरा था। मोटरसाइकिल गधी की पिछली टांगों से टकराई। हम दोनों कच्ची ज़मीन पर गिरे। रीमा जी नीचे, मैं ऊपर। बिल्कुल फिल्मी पोज था। मेरे सर पर थोड़ी सी चोट भी लगी। रीमा जी तो हंस हंस कर लोट पोट हो रही थी। वैसे भी बड़ी बेबाक है। कहने लगी, इमरान इससे तो अच्छा था तो ब्रेक ही लगा लेते। ज़बरदस्त, बहुत फनी, शाहीन ने ज़हरखंद मुस्कुराहट के साथ कहा। और शाहीन डियर, ये बात भी कुछ ऐसी गलत नहीं कि सर पर चोट लगने से कभी कभी बंदे का हाफजा वक्ती तौर पर ख़त्म शुद्ध हो जाता है। 1-2 मिनट के लिए तो मुझे भी याद नहीं रहा कि रीमा जी के ऊपर से उठना है। रीमा जी को तो भी शायद ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। वो तो डायरेक्टर साहब भागे आए और उन्होंने हमें याद दिलाया कि हम मोटरसाइकिल पर से गिर चुके हैं। शाहीन तनक कर बोली, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा हाफजा अभी तक मुतासर है। रीमा वगैरह तुम्हारे साथ थी ही नहीं। तुम अकेले ही गधी से टकराए और गधी के ऊपर ही गिरे और इस गधी की बो अभी तक तुम्हारे कपड़ों से और तुम्हारी बेहुदा बातों से आ रही है। फिर वह असिस्टेंट मैनेजर अब्बास से मुखातब हुई। अब्बास साहब, कल से मैं इनके साथ मोटरसाइकिल पर एंट्री नहीं दूंगी। ये मेरा हतमी फैसला है। इसके बाद वो घूमी और पाँव पटकती हुई ऑफिस से बाहर निकल गई। वो बात तो सुनो यार। हेलो हेलो, इमरान उसे पुकारता हुआ उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। अब्बास बोला, बनाने और मानने में आज पौन घंटा तो लगेगा ही, मगर मज़े की बात यह है कि भाई टूटने का जुर्माना भी शाहीन ही देगी। उसे किसी रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खिलाएगी या काफ़ी शाफी पिलाएगी। ये तो वाकई ज्यादती है। मैंने कहा, रूठो तो जेब की अपनी हल्की करो। बस इन दोनों का स्टाइल है, लेकिन वैसे फराक दिल है हीरो भाई।
शहीन के घर वालों का पूरा ख्याल रखता है। अभी पिछले दिनों उसके छोटे भाई की मोटरसाइकिल जिम से चोरी हो गई थी। इमरान ने घर में खबर होने से पहले उसे नई मोटरसाइकिल लेकर दे दी। शहीन और इमरान की वापसी तकरीबन आध घंटे बाद हुई। शहीन की आंखें सुर्ख थी, गालबन वो रोती रही थी और अब पहले से ज़्यादा निकली हुई थी। अब्बास ने ठीक ही कहा था। इमरान ने आते ही ऐलान किया, उठो भाई ताबी, आज डिनर घर में ही करना है। शहीन हमें खाना खुद बनाकर खिलाने वाली है। ये देखो चिकन भी ले आई है। उसने शहीन के फूले हुए शोल्डर बैग की तरफ इशारा किया। घर पहुंचते ही शहीन ने किचन यूं संभाला जैसे उसका अपना किचन हो। अंदाज़ा हुआ कि वो 2-4 बार पहले भी ये किचन इस्तेमाल कर चुकी है। उसने अपने बाल समेट कर एप्रन बांध लिया और आस्तीन ने अर्स ली। इमरान उसका हाथ बिठा रहा था। तेज से काम करती हुई वो दिलकश नजर आती थी। ये बात तो अयां थी कि वो इमरान को चाहती है, मगर इमरान की अंदरूनी पोजीशन क्या है ये वो खुद ही बता सकता था।